morning, dear students and faculty, right here in the center of Bengaluru, where election fever has set in. और जब इलेक्शन होता है, पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स होती है तो बहुत से डायलॉग्स होते हैं, और जब डायलॉग्स होते हैं तो फिर और पॉलिटिक्स होती है, and we get into the election mood. So today, students, are you ready for this public munch with Tejasvi Surya, the sitting member of parliament from Bangalore South, on the hot seat? Thank you, Tejasvi Surya. Thank you for joining us here on Public Munch. और बैंगलोर साउथ में और बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष में दोनों पोजीशंस में किसमें ज्यादा मजा आता है? अध्यक्ष युवा मोर्चा के, क्योंकि आप युवा नेता हैं, या फिर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नाविका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैंगलोर में स्वागत है। देश के सबसे खूबसूरत शहर में आप आई हैं और हम सब की ओर से आपको बैंगलोर में स्वागत है। दिस इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही ऐसे ट्रिक क्वेश्चन आपने पूछे हैं, बट मैं आपको बहुत सिंपल सा जवाब देता हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले मुझे बैंगलोर साउथ के जनता आशीर्वाद देकर मुझे अपने पार्लियामेंटेरियन के तौर पर काम करने के लिए पार्लियामेंट भेजे। और मैं नाविका जी, जब इलेक्शन में मैं जनता के बीच गया, I was only 28 years old, and Congress party and many of their leaders at that time questioned my competence on the basis of my age. We speak of racism, we speak of different type of discrimination isms, but for a very long time they called me names. They drew cartoon characters around me. They tried to question a person's competence, responsibility just on the basis of my age. But it was this very people, the people of Bengaluru South, who voted me with a 3.5 lakh vote margin and reposed their faith in me. So, इसके बाद ही पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया। और मुझे ये कहते ही अत्यंत गर्व भी महसूस हो रहा है नाविका जी, कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में मैं युवा मोर्चा के सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और कर्नाटक राज्य के इतिहास में पहली बार पार्टी ने, मोदी जी ने, किसी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष का जिम्मेदारी भी दिया है। तो ये पर्सनल गौरव नहीं है। दिस इज नॉट अ पर्सनल ऑनर फॉर मी। दिस ऑनर, दिस प्रिविलेज is a honor and privilege to 6 crore people of Karnataka that Modi ji and the party has bestowed. So in दोनों में I was first the representative of the people of Bengaluru South, and then party gave me this responsibility. So I have a very clear answer कि ये जो जिम्मेदारी है, 5 साल के अंदर अंदर जितना काम करने का मौका मुझे यहाँ मिला है, this is, I can tell you, by far the best and most blessed 5 years of my life. तेजस्वी सूर्या जी, आपने कहा युवा नेता। हाँ, 28 साल पर युवा नेता हैं, और 5 साल बाद शायद 33 साल के होंगे आप, 33 years old। लेकिन एक और युवा नेता हैं देश में, वो युवा नेता जो इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि बीजेपी के लिए कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़रूरी हैं, वो सबसे बड़े आपके स्टार कैंपेनर हैं, वो अगर बोलते हैं तो आपकी लड़ाई आसान हो जाती है, वो अगर नहीं बोलते हैं तो मुश्किलें ज़्यादा हो जाती हैं। ये कौन से युवा नेता हैं, शायद आप समझ रहे हैं?
नाविका जी, मैंने जब आप कार्यक्रम के बारे में बोले, मैं सोचा बहुत सीरियस डिस्कशन करने के लिए, सीरियस सब्जेक्ट्स पर बहस करने वाले हैं। आप तो कॉमेडी कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। नॉट फेयर, क्योंकि रियल वर्ल्ड में वो आपके प्रतिद्वंदी हैं। ही इज योर चैलेंजर, ही इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन और विपक्ष को आप कॉमेडी समझ रहे हैं? नहीं नाविका जी, मैं और अपनी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है। वी बिलीव दैट फॉर अ डेमोक्रेसी टू थ्राइव, द कंट्री नीड्स अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, अ responsible opposition, an opposition that is committed to the country, an opposition that always puts nation first over politics, an opposition that can actually put the government on the mat on issues of the public. But पिछले 10 साल में we are seeing a opposition that places its petty family's political interests over the interests of the nation. The interests of one single person's political career over the interests of their own party and the interests of the whole country and the democracy. And नाविका जी, देश में सरकार बनाने का काम रूलिंग पार्टी का होता है, सदृढ़ अपोजिशन को भी खड़ा करने का काम अपना पार्टी का नहीं हो सकता है। I mean, we are voted to power to give a good government. You cannot expect us to also set up a good opposition in the country. वो कांग्रेस पार्टी का काम है, ऑपोजिशन का काम है। आप इतने हल्के में भी नहीं ले सकते ऑपोजिशन को, क्योंकि आपके अपने राज्य में कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा के 1.0 वर्जन के बाद सरकार बदली थी, बीजेपी गई, कांग्रेस आई, एंड दैट इज डेमोक्रेसी। और जिस तरह से आप कह रहे हैं, लोग कहेंगे शायद आपकी बातों में ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार की बू आ रही है। नाविका जी, अहंकार और आत्माभिमान, इन दोनों के बीच में एक फाइन लाइन होता है। There is a fine distinction between confidence and arrogance. And what I am expressing today, what the Bharatiya Janata Party expresses, is innate confidence, and we never cross the line of arrogance. क्योंकि हम जनता के बीच जमीन से जुड़कर काम करने वाली पार्टी है। शायद 4 दिन हो गए हैं ब्लास्ट से अभी तक अरेस्ट पर, द जूरी इज आउट। कौन वो शख्स था जो रामेश्वरम कैफे में गया? 9 minutes ही स्पेंट इन द कैफे, लेफ्ट अ बैग। अभी तक द सस्पिशन एंड द सस्पेक्टेड पर्सन has not been netted, has not been arrested. So before we pat our backs, मुझे लगता है कि इन चीजों पर थोड़ा सा पॉलिटिक्स कम करना चाहिए। लेकिन आपने ब्लास्ट के कुछ ही समय के बाद कह दिया ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, ये आईईडी ब्लास्ट है, ये बॉम्ब ब्लास्ट है, जबकि कांग्रेस के नेता अभी कह रहे थे ये सिलेंडर ब्लास्ट है, ये बिजनेस राइवलरी है। ये इस तरह की पॉलिटिक्स को आप क्या कहेंगे? First of all, Navika ji, I would want to categorically state that commissioning and sanctioning of an NIA office to Bengaluru is not politics. I will now tell you what is doing politics with issues of national security. रामेश्वरम कैफे का बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोजन का न्यूज आ गया। 15-20 मिनट के अंदर अंदर पूरे कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम, पूरे सोशल मीडिया में ऐसा न्यूज फैला दिया कि रामेश्वरम कैफे में सिलेंडर एक्सप्लोजन हो चुका है। बिकॉज द चीफ मिनिस्टर, बिकॉज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड मेनी अदर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट हियर, even before the police investigated and gave the report, gave clean chits and said their business rivalry है। नाविका जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये इडली डोसा का रेस्टोरेंट है, नार्कोस जैसे ड्रग कार्टेल नहीं है। आप थोड़ा ज्यादा नेटफ्लिक्स दे रहे हो शायद। और बैंगलोर में, आप किसको कह रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं को कह रहे हैं कि वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं, नार्कोस देख रहे हैं शायद। ये सवाल एक और है, और ये सवाल भी पॉलिटिक्स के दायरे में है। इट इज इन द सर्कल ऑफ पॉलिटिक्स, विच इज
the pro-Pakistan slogans that were shouted, that were allegedly said when Rajya Sabha Member of Parliament. Let me just play out those slogan shouting when Nasir Hussain, the Rajya Sabha Member of Parliament from the Congress Party, won his Rajya Sabha elections. और इसके बाद बीके हरिप्रसाद जी का एक स्टेटमेंट आया जिन्होंने कहा पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन तो बीजेपी है. अब उसको भी सुन लीजिए. ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ನಮಗದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ. तो ये बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और अब अरेस्ट की तस्वीरें आई हैं जो प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स हुए थे, और उनमें तीन लोग अरेस्ट किए गए हैं. एक यहाँ पास में ही हावेरी से, एक गिरफ्तारी हुई है दिल्ली से और एक बेंगलुरु से. एक की तस्वीर निकली है कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ. इन सब के ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या कनेक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, I don't understand why the Congress party and its leaders jump in the defense of these kind of elements as though they are self-appointed vakils of these terrorists and these anti-national elements. I don't understand why they do that. जब ये न्यूज आया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगनिंग हुआ है, there was a doubt whether this was actually done or not. There was a section of the media that said that perhaps these kind of slogans have not taken place. The BJP said, take it to the lab, test it. There was another section of media which promptly reported saying that there were such slogans heard. There were 8 ministers of this government who went on record multiple occasions saying that there is no such slogans didn't take place, this is fake news, this is verified, ये doctor tape है, ये हुआ ही नहीं. Why do you jump the gun? Why cannot you let the authorities investigate? And कर्नाटका पुलिस का स्टेटमेंट है कि एफएसएल रिपोर्ट आई और उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई है. और ये 3 दिन पहले ही ये रिपोर्ट आया था, एफएसएल रिपोर्ट, और 3 दिन तक ये एफएसएल रिपोर्ट को आप पब्लिक क्यों नहीं किया? दबाव क्यों डाल रहे थे आप बेंगलोर पुलिस के ऊपर? एंड फाइनली नाउ व्हेन द रिपोर्ट इज आउट एंड इट सेज दैट कांग्रेस पार्टी वर्कर्स एक्चुअली शाउटेड पाकिस्तान जिंदाबाद आफ्टर द इलेक्शन ऑफ नासिर हुसैन, नाउ यू हैव एग ऑन योर फेस. पर वो कह रहे हैं कि ऐसे स्लोगन बीजेपी पे के लोगों ने भी किए थे. कौन, कब, कहां? बेंगलुरु में अरेस्ट भी हुआ है आज. मैडम, आप जाकर रास्ते में जो आम जनता है ना, उनको माइक डाल के पूछिए कि इज इट इवन पॉसिबल दैट बीजेपी वर्कर विल शाउट पाकिस्तानी जिंदाबाद? चलिए मैं आपसे पूछती हूं, साउथ में कई बार लोगों ने कहा है, एंड साउथ में कह रही हूं कि तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, केरला हो, 130 सीट्स लोकसभा इलेक्शंस में. लेकिन साउथ के कुछ नेता हैं जो कहते हैं साउथ इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. आज ए राजा ने डीएमके से कह दिया है, पहले डीके सुरेश ने कहा था. उन्हें लगता है, और राहुल गांधी ने भी कहा था जब वायनाड गए थे, कि नॉर्थ का पॉलिटिक्स अलग है, यहाँ का पॉलिटिक्स बेटर है. आपको सचमुच लगता है कि नॉर्थ और साउथ में कोई कनेक्शन नहीं है, ना भाषा का, ना फीलिंग्स का, ना वन नेशन वन भारत का? नाविका जी, you must first ask this question to the man who is trying to do Bharat Jodo. Why his party MP says that the south of India must be a separate nation. You must ask him, hypocrisy की भी सीमा होती है.
On one side, he is doing Bharat Jodo 2.0, and on the other hand, you have his party MP who says we need a separate nation. You asked a very serious question about whether the south of India feels emotionally connected with the country as one. Just 2 months ago, Navika ji, from the very seat that DK Suresh represents, Bangalore Rural, a 28-year-old young boy from Bengaluru, Captain Pranjal, sacrificed his life protecting Kashmir. This is the spirit of the city. This is the spirit of Karnataka. This is the spirit of the south of India. आपका इमोशनल कनेक्ट है. I want to ask the students here, the public here, the first time voters. Do you think South of India and North of India are emotionally connected? Emotional link है South और North में. आप क्या समझते हैं? Is South different? अलग सा है? North Indians अलग टाइप के लोग हैं जो गौमूत्र वाली लोग हैं. गौमूत्र राज्यों से काइंड ऑफ इंसल्ट. आपको लगता है ऐसा? कम से कम जनता को तो नहीं लगता. तो इसलिए कांग्रेस भारतीय जनता से उनका कुछ लेना देना नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है. जनता एक बोलती है, कांग्रेस और कुछ बोल रहा है. नाविका जी, ऑल्सो ऑन अ सीरियस नोट, if you just dig back into the history of the southern empires, when there was complete invasion in the north of India, and when the Vijayanagar Empire came in Karnataka, one of the big things that the kings of Vijayanagara did was to safely bring the pandits, the scholars, the artisans, the craftsmen from all of the northern Indian states and gave them patronage and protection here. They never saw that this is a different country. If you go and culturally see this country, has there been any record ever in the history of India of a pilgrim from, say, Karnataka, pilgrim from Tamil Nadu, when he was doing the parikrama or yatra to Kashmir or Kashi, was he ever stopped at any place asking for visa? Which is why Diana Eck, in her book India, A Sacred Geography, says that India is a civilization that is not one because of the powers of kings and political leaders, but it is one because of the power of the footsteps of the pilgrim. Because culturally this country is one. लेकिन इस देश में तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं राम काल्पनिक थे, जय श्री राम कुछ होता ही नहीं. डीएमके के ए राजा ने कहा. सनातन धर्म के बारे में उदयनिधि स्टालिन ने कहा वो डेंगू, मलेरिया, एड्स है. राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में ऑपोजिशन का कोई भी गया ही नहीं, इनविटेशन के बावजूद गए नहीं. हम सब तो वाल्मीकि के राम को अपना राम समझते हैं, हम तो सबरी के राम को अपना राम समझते हैं, हम तो अयोध्यावासी राम को अपना राम समझते हैं, हम तो हनुमान भक्त राम को राम समझते हैं. और हर गली में जो राम के मंदिर है, जहां सीता का भी पूजा होता है, जांबवान का भी पूजा होता है, हनुमान जी का भी पूजा होता है, उसमें हम राम को देखते हैं. इनका राम कौन सा है? अब तो एड्रेस थोड़ी तो बता दो, हम भी जाकर दर्शन करके आएंगे. ये मेरा इन्विटेशन नहीं था नाविका जी, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ये राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यक्रम था. राम मंदिर ट्रस्ट ने सबको इन्विटेशन भेजा था. सोनिया जी को इन्विटेशन भेजा था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इन्विटेशन भेजा था, सीपीएम के लोगों को इन्विटेशन भेजा था. एक्चुअली वैसे देखे तो हम सबको नहीं आया था. और यहां कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई सारे अपने लोग, उस दिन जब हम यहीं घूम रहे थे अलग अलग मंदिर, सब लोग हमें पूछ रहे थे कि भाई साहब आप क्यों नहीं गए हैं. मैंने बोला इन्विटेशन नहीं आया है इसलिए हम नहीं गए, बाद में तो हम जाएंगे. भगवान का दर्शन करने के लिए इन्विटेशन का जरूरी नहीं है, जब भगवान का बुलावा आता है हम जाएंगे. ये तो अखिलेश जी भी कहते हैं, लेकिन अखिलेश जी पे आप पर उनको उस दिन जाने का मौका मिला था ना. विपक्ष का कहना आपका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था राम मंदिर, आप इस पर वोट लेते हैं लोगों से और इसको पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हैं आपके राम. ये
बीजेपी से कई 100 साल, 2 साल, 400 साल पहले के मांग है. बीजेपी is just a party of a few decades old. The Ram Mandir agitation is 500 years old. थैंक यू वेरी मच तेजस्वी सूर्या. पब्लिक मंच, पब्लिक के सवाल जरूरी होते हैं और यहां हॉट सीट पर बैठे हुए लोगों के जवाब जरूरी होते हैं. आपने जवाब दिया, कई चीजों पर आपने शायद कंट्रोवर्सी कोट की है, लेकिन ट्रोल्स और आपका पुराना रिश्ता है और ये रिश्ता शायद चुनाव में बरकरार रहेगा. लेकिन आपने सब सवालों का बिल्कुल सीधा जवाब दिया, पब्लिक के सवालों का. इसके लिए थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द डांस ऑफ डेमोक्रेसी, द इलेक्शंस ऑफ 2024. क्या होगा, कौन होगा, पब्लिक विल डिसाइड. थैंक यू वेरी मच all of you in the audience and thank you Tejasvi Surya. Thank you so much, BNM. Thank you so much.